हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस गिवन है चैप्टर नंबर 9 के बल तथा गति के नियम के, उनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। हम इसके हर एक छोटे बड़े क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हमारे बुक में गिवन है उन सभी के आंसर्स को देखेंगे। वो थ्योरेटिकल होंगे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यूज टाइप होंगे, वो न्यूमेरिकल्स भी होंगे। भाई सबसे ज्यादा जो आपको दिक्कत लगती है ना कि न्यूमेरिकल्स आ गया, अब कैसे, है ना, न्यूमेरिकल आ गया मतलब बड़ा कुछ विचित्र सा चीज हो गया। तो भाई बहुत नॉर्मल है, न्यूमेरिकल इतना इजी होता है कि अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इस सेशन के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी न्यूमेरिकल आया तो आप सबसे पहले न्यूमेरिकल करेंगे, थ्योरेटिकल बाद में जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होता है। कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, इसके बाद न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। तो ये सब कुछ सीखेंगे और सेशन के एंड तक आते आते आप तक सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जा चुके होंगे और साथ ही आप सीख चुके होंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के तरीके। सिर्फ हम उसका ट्रेडिशनल वे नहीं, हम उसके शॉर्टकट्स भी सीखेंगे इसी सेशन में। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो इस चैप्टर से बल तथा गति के नियम, जैसा कि नाम से क्लियर है कि इसके अंदर में हमने डिस्कस किया था फोर्सेस के बारे में और उन पर आधारित गति के समीकरण और गति के नियम की। जैसा कि गति का समीकरण जो हमारे इसके पिछला चैप्टर नंबर 8 में मिला था, उसी तरीके से यहां गति के नियम आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में जो गिवन है वो है भाई कि कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हां तो वस्तु के वेग का परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें, यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। तो देखिए भाई एक चीज है, ऐसा कहना चाह रहे कि शून्य बाह्य असंतुलित बल, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लगता है तभी उस वस्तु में उसके गति में परिवर्तन या उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। अगर कोई वस्तु, मैं इसका आंसर करूंगा उसके पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप खुद ही इसका आंसर बता पाएंगे कि ये एक वस्तु है। अगर ये विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहता है, लेकिन इसके ऊपर एक बल लग रहा है ये F, और ये बल असंतुलित बल है, तो इसको विराम अवस्था में से ये ले आ देगा एक गत्यावस्था में, चलने लगेगी। ठीक, अगर इसी प्रकार से ये एक वेग से चले जा रही है, एक समान वेग से चले जा रही है और बाहर से कोई भी बल, कोई असंतुलित बल नहीं लगाया जा रहा है, ब्रेक नहीं अप्लाई किया जा रहा है या और तेज पैडलिंग नहीं की जा रही है, तो भाई जड़त्व के नियम के अनुसार ये उसी वेग से चलते रहेगी। मतलब क्या है कि दोनों ही स्थितियां संभव हैं, लेकिन दोनों स्थितियों के लिए कंडीशन है क्या, अगर वो वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी, लेकिन अगर वो गत्यावस्था में है और उसके ऊपर कोई भी असंतुलित बल नहीं लगाया जा रहा है तो वो गति ही करते रहेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया भाई इसका? तो इसका आंसर हो गया कि जब वस्तु विराम अवस्था में है तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। ठीक है ना, क्या था क्वेश्चन कि कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल का अनुभव करती है, मतलब शून्य बाह्य असंतुलित मतलब उस पर लगने वाला सभी बल जो है वो संतुलित है और संतुलित बल में कोई स्थिति परिवर्तन नहीं होता। स्थिर अवस्था में तो स्थिर ही, गत्यावस्था में तो गति अवस्था में ही। स्थिति परिवर्तन कब होता है? जब उसमें असंतुलित बल लगे। लेकिन ये कह रहे संतुलित बल का अनुभव करते हैं, यही है शून्य बाह्य असंतुलित बल, मतलब संतुलित बल का अनुभव। तो मतलब अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नहीं, कि भाई वो अशून्य वेग से गति नहीं करेगी, क्योंकि गति के प्रथम नियम के अनुसार असंतुलित बल की अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति में ही बनी रहती है, विराम अवस्था में तो विराम में। लेकिन यही अगर मान लीजिए एक समान वेग से गति कर रही है
और तब आप उसके ऊपर सिर्फ संतुलित बल ही लगा रहे हैं, तो वो गति ही करती रहेगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि रुकने की में स्थिति परिवर्तन हो गया, वो गति अवस्था से विरामावस्था की तरफ आ रही है, तो भाई उसके लिए तो असंतुलित बल लगेगा ना। लेकिन ये कह रहे हैं संतुलित बल लग रहा है, तो संतुलित बल लग रहा है मतलब अगर वो गत्यावस्था में तो गत्यावस्था में ही रहेगी। मतलब इसका ही आंसर हां हो सकता है। कब? जब किसी वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का कुल परिणाम शून्य है तो वस्तु का वेग उसका प्रारंभिक वेग ही होगा, अतः स्थिति में उसका आंसर क्या है? हां है। मतलब कुल मिला के यह हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा है कि अगर एक समान वेग से गति कर रहा है कोई पिंड तो उसी वेग से गति करता रहेगा, उस पर अगर संतुलित बल लग रहा है तो भी गति करेगा, क्योंकि असंतुलित लगेगा तो परिवर्तित हो जाएगा। और नहीं होगा इसका आंसर कब? जब वो विरामावस्था में हो। ठीक है। अब दिशा की अगर अपन बात करें तो वो जिस दिशा में गति कर रही है वस्तु, इसी में होगा भाई, इसमें तो बात ही नहीं हो रही थी। इसमें जिस दिशा में वो गति कर रही थी उसी दिशा में गति करती रहेगी, दिशा का भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दिशा में परिवर्तन मतलब वेग में परिवर्तन। वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसमें अगर दिशा में परिवर्तन हो जाएगा इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो जाएगा, भले परिमाण उतना ही हो। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वेलोसिटी से कह लूं, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, वेग से कोई एक निश्चित दिशा में चल रही है, उसी दिशा में चलती रहेगी तो एक समान वेग है। और 5 मीटर पर सेकेंड की ही वेलोसिटी से चल रही है और आगे जाके, है ना, लेफ्ट मुड़ गए, तो भाई वहां पे वेग चेंज हो गया, क्योंकि उसमें दिशा बदल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब किसी छड़ी से दरी को, जैसे ये छड़ी से इस दरी को क्या करे भाई, पीट रहे हैं, तो धूल कण बाहर आ जाते हैं, इसका कारण स्पष्ट करें। देखिए क्या हो रहा है, ये जब छड़ी से नहीं पीट रहे हैं तब ये जब कपड़ा ऐसे दरी जो लटक रही है, ये भाई इसके साथ धूल के कण भी लटक रहे हैं। आप कुछ ऐसा महसूस कर सकते हैं। मैं एक दरी का बड़ा प्रारूप बनाता हूं, जूम करता हूं, जूम करने पे मुझे ऐसा प्राप्त हुआ कि भाई इसके अंदर इसी तरीके से रेसे रेसे लगे होंगे, भाई धागों के सहारे ये दरी ऐसी बुनी हो गई है ना, ठीक है ना। अब इनके जगहों के बीच में, है ना, ये जो खाली जगह है इसके बीच में क्या बन गए भाई, ये धूल कण, ये खूब सारे धूल कण फंस गए। अब क्या करना है आपको, तो ये धूल कण जो भी फंसे हुए हैं वो जड़त्व के कारण इसी के पास रहेंगे, इसी दरी में लिपटे रहेंगे भाई। लेकिन आपने क्या किया, अचानक से इस दरी को गतिज ऊर्जा दे दी। अब दरी को गतिज ऊर्जा दी मतलब क्या हुआ भाई, तो दरी जो है, इसका अगला फेस बनाऊं तो जो दरी है वो कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाएगी। मैं नीचे बना लेता हूं, इसको अलग से बना दो। ये आपकी जो दरी है वो दरी इस प्रकार से बेंड हो जाएगी। आप देखिए ये दरी जो थी, ये नॉर्मल जो थी वो क्या होगी, ये पीछे की तरफ ऐसा ठोकेंगे तो ये ऐसा मुड़ जाएगी। मुड़ेगी, पहले कैसी थी, ऐसी थी, अब ये पीछे मुड़ गई। तो हुआ सिर्फ ये कि जो ये धूल कण थे, अब ये दरी तो पीछे के साइड में ऐसे जाकर के मुड़ गई, लेकिन ये धूल कण तो अपनी ही जगह पे रह गए ना। धूल कण जो थे वो यहीं अपनी ही जगह पे रह गए, किसके कारण, जड़त्व के कारण। अब जड़त्व के कारण धूल कण विरामावस्था में ही रह गया, और ये दरी किस में आ गई भाई, ये गत्यावस्था में आ गई। तो ये धूल कण क्या हो गए, अब गुरुत्वाकर्षण इस पे काम करेगा, धूल कण को क्या कर देगा, नीचे गिरा देगा। मतलब ये धूल कण इस दरी से बाहर निकल गए। क्यों निकल रहे भाई, तो उनके निकलने का एकमात्र कारण था कि इन धूल कणों की अवस्था थी विराम अवस्था, इस दरी की भी थी विराम अवस्था। आपने सडनली यहां पे फोर्स लगा दिया, इस फोर्स के लगाने के कारण ये दरी आगे चली गई, गत्यावस्था में आ गई, लेकिन ये धूल कण वहीं के वहीं रह गए, तो वो नीचे गिर गए। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो क्या है भाई, जब किसी छड़ी से दरी को, मतलब कारपेट को पीटा जाता है तो दरी पर बल लगने के कारण दरी गतिशील हो जाती है, यही तो कह रहे हैं। परंतु धूल के कण जलत्व के गुण के कारण, है ना, विराम अवस्था में ही रहते हैं और नीचे गिर जाते हैं। भाई धूल कण वहीं रह गया, दरी आगे खिसक गई, तो भाई नीचे ही गिरेगा ना। अब इसके पास कुछ बेस नहीं बचा तो नीचे गिरेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमारे पास आंसर आ गया। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, ये रही बस, इसके ऊपर जो भी ये सामान रखते हैं उसको रस्सी से क्यों बांधते हैं। तो देखिए भाई, हमारे गति का जो तृतीय नियम है, उस नियम के अनुसार जो जिस अवस्था में है वस्तु, अगर उसके ऊपर मैं कोई बल लगाता हूं तो वो भी हमारे ऊपर एक बल लगाती है, ठीक है ना। तो ऐसा होना है यहां पर कि जो हमारा गति का प्रथम नियम था
उसके अकॉर्डिंगली जब कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो वह गति में ही रहेगी, जब कोई वस्तु स्थिरावस्था में है तो स्थिरावस्था में ही रहेगी। तो हुआ क्या यहां पर कि जैसे ही बस के ऊपर हमने ये सब कुछ सामान रखा है, अब ये सारा सामान क्या है भाई, तो बस के ऊपर रखी हुई है, यानी इन सामानों को अगर बस रुका है तो वो सामान भी विरामावस्था में है, ठीक है ना। अब अचानक से बस चल पड़ी तो ये जो सामान रखे थे ये तो विराम अवस्था में थे, और ये बस जो है, ये बस हमारी जो है ये भाई इधर की तरफ आगे चल पड़ी। ये सामान विराम अवस्था में थे तो ये क्या होंगे भाई, ये अपनी ही जगह पे रह जाएंगे, और बस निकल के आगे बढ़ गए, बस यहां आ गई तो सामान तो पीछे की तरफ खिसक गई ना। जैसे कि इसका एकमात्र और उदाहरण कह लूं तो भाई ऐसा भी हो सकता है जैसे हम बस में खड़े हों, हमारा पैर बस के कांटेक्ट में होता है, बस अचानक से चल पड़ी तो हम पीछे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि हमारा पैर गत्यावस्था में आ गया और रेस्ट ऑफ द बॉडी किसमें है, अभी भी विरामावस्था में है। तो जो गत्यावस्था में है वो आगे चली गई, जो विरामावस्था में है वहीं रुक गई। इसी कारण से हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो भी बैग रखे हुए हैं बस के ऊपर, अब बस तो चल दी, सामान तो विरामावस्था में है ना भाई, वो अचानक थोड़ी बदलेगा अपने आप को, अपने नेचर को, तो जड़त्व के कारण वो पीछे की तरफ खिसक जाता है। ठीक इसी प्रकार जब बस चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, तब भाई ये सामान भी इस बस के साथ गत्यावस्था में आ गया। अब अचानक से ब्रेक लग गया तो बस तो रुक गई, लेकिन सामान गत्यावस्था में, तो सामान फिसल करके आगे, ठीक है ना, ड्राइवर के सामने इधर आके गिरना शुरू हो गया भाई। तो क्या करें इसके लिए, तो हम इनको रस्सी से बांध देते हैं। रस्सी से बांधने से हुआ सिर्फ और सिर्फ ये कि हमने एक काम कर दिया कि बस के साथ में उसको अटैच कर दिया, उसका मैक्सिमम बॉडी पार्ट बस के साथ में अटैच कर दिया। तो जब बस चलेगी तो वो पूरी की पूरी बॉडी भी गत्यावस्था में जल्दी आ जाएगी, जब बस रुकेगी तो पूरी की पूरी बॉडी रेस्ट कंडीशन में जल्दी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी से ज्यादा पार्ट संपर्क में है। अगर आप बस में खड़े हैं बिना किसी सपोर्ट के तो आपको झटके ज्यादा महसूस होते हैं, लेकिन वहीं आप मान लीजिए बस में कोई पोल है ना, होता ही है खंबे, उसके सहारे आप टिक जाइए, आप सीट के सहारे टिक जाइए, तो आपको कम झटके महसूस होते हैं। कारण आपके बॉडी का जितना हिस्सा बस के साथ में कांटेक्ट में होगा, बस में जो चेंजेस आएगा वही चेंज आपकी बॉडी में भी आएगा। चेंजेस आपको झटका कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बस रुकी, आपकी पूरी बॉडी कांटेक्ट में है तो आप भी रुके, ठीक है। बैठने वाले को कम झटका लगता है, खड़े रहने वाले को ज्यादा। क्यों? खड़े रहने वाले का सिर्फ पैर कांटेक्ट में है, खूब से खूब हुआ तो हाथ कांटेक्ट में आ गया, किसी चीज को पकड़ लिया, बाकी बॉडी तो झूलता ही रहता है ना बीच में। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या भाई, जड़त्व के कारण बस की छत पर रखा हुआ सामान सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, वो नहीं चाहता। परंतु जब बस आगे चलती है तो जड़त्व के कारण जो स्थिर अवस्था में है वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, इसके कारण सामान पीछे की ओर गिरने की संभावना हो जाती है। इसी प्रकार जब बस रुकती है तो सामान गत्यावस्था में है तो वो गतिज अवस्था में ही रहता है, इस कारण से सामने की तरफ गिरने की संभावना होती है। अतः बस के छत पर रखे सामान को रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो गिरे नहीं। चलिए भाई, इसका भी आंसर मिल गया। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि क्या कारण है ये चीज कि जैसे बैट्समैन ने भैया बॉल मारा, अब इन्होंने मार तो दिया, ये गई और इसके बाद जाकर के ये धीमी हो जाती, भाई लुढ़कते लुढ़कते धीमी हो गई। तो लुढ़कते लुढ़कते धीमी होने का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ऐसा है कुछ कि जब एक बॉल इसके ऊपर एक फोर्स लगा है आगे की तरफ जिसके कारण ये आगे लुढ़क रही है, किंतु लुढ़कने के लिए इस ग्राउंड और इस बॉल के बीच में एक पीछे की तरफ भी बल काम कर रहा है, जिस बल का नाम है घर्षण बल। इस बल का क्या नाम है भाई, इस बल का नाम है घर्षण बल। ये क्या कर रहा है, ये बॉल को पीछे खींच रहा है, और जबकि हिट किया है बैट्समैन ने वो आगे की तरफ किया, तो ये बॉल क्या होगी, ये लुढ़कना शुरू हो जाएगी, ऐसे लुढ़कते 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 आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन धीरे धीरे उसका वेग कम हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि हर क्षण ये घर्षण बल उसको पीछे खींच रहा है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, जरा एक बार पढ़ लेते हैं। बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। हाँ भाई, ये भी तो कारण है ही, है ना।
टेक्निकली नहीं, है ना, बिना टेक्निकल बात करें तो ये भी कारण है भाई, वो धीरे से मारेगा तो काहे की जा रही है। लेकिन नहीं भाई, इसका आंसर नहीं है ये आंसर सिर्फ इसका हो सकता है कि बॉल रुक गई जल्दी, इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर तो ये घर्षण है। चलिए ढूंढते हैं। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। देखिए वेग जो है गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती तो है, लेकिन उसके कारण तो ये आगे बढ़नी चाहिए ना। आगे गेंद की गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, मिल गया। ये गेंद की दिशा इधर थी और इसके विपरीत ये कार्य कर रहा था, जिसको घर्षण कह रहे थे। अगला, गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर यह है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, इसके कारण हो रहा है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, तो यहां तक हमने देख लिया, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने समझा। इसमें हमें एक ऑब्जेक्टिव भी मिल गया। हमें इसके पूर्व में देखा, हमें जो क्वेश्चंस मिले वो पूरे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिले। अब हमारे पास आ चुका है न्यूमेरिकल, जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? ये क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि एक ट्रक है जो कि विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। ठीक है भाई, आगे कह रहा है कि यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। मतलब 2 क्वेश्चन आ गए, एक त्वरण आ गया और यहां पे एक बल की गणना करनी, यानी 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। अब न्यूमेरिकल्स आते के साथ में ही हमको थोड़ी सी समस्या होनी शुरू हो जाती है। तो भाई बिल्कुल समस्या नहीं खड़ी करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही सबसे आसान होते हैं। कारण आप तो सिर्फ इसमें जो गिवन डेटा है उसको लिखिए, जो आपको सवाल में पूछ रहे हैं उसको भी लिखिए। दोनों लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिलेशन है जिसको अप्लाई करेंगे तो ये हमें आंसर दे देगा। आइए आप देखेंगे, मैं लिख रहा हूं कि भाई कौन कौन सी डेटा गिवन है, क्या निकालना है। आप स्वयं ही, आपके दिमाग में ये बात चल जाएगी कि हाँ ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हमारा काम हो जाएगा। चलिए तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन है कि यह ट्रक विरामावस्था में है, मतलब इसका जो प्रारंभिक वेग है, इसका जो है प्रारंभिक वेग जो है, जिसको u से प्रदर्शित करते हैं, वो 0 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है ना। किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में, सेकंड किसकी यूनिट भाई? तो टाइम की। तो रख देते हैं यहां पे जो है समय, जो है टाइम, वो है भाई 20 सेकंड। अच्छा, 400 मीटर की दूरी तय करता है, मतलब यहां पे जो दूरी है, यानी मैं इसको लिख लेता हूं विस्थापन। भाई वो लुढ़क रहा है नीचे की तरफ तो उतनी दूरी तय करेगा, है ना। तो S = 400 मीटर। ठीक है भाई, 0 हो गया, ये 20 हो गया, ये 400 हो गया। त्वरण ज्ञात करनी है, तो त्वरण कितना हो जाएगा भाई? एक्सीलरेशन ज्ञात करनी है। अगला, द्रव्यमान 7 टन है। हम टन की बात करेंगे तो क्या कितना हो गया भाई? इसका द्रव्यमान गिवन हो गया, m गिवन हो गया कितना? 7 टन। अब 1 टन में होता है 1000 किलो, तो 7 टन में कितना होगा भाई? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7000 kg। ये गिवन है इसका द्रव्यमान। और आखिरी में पूछ रहे बल की गणना कीजिए, मतलब F निकालिए। अब चलिए, अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि जब सॉल्यूशन इसका बनाएंगे आप, F निकालना है, बल। तो बल के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई? तो बल के लिए एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला भाई? तो हमने इसके लिए पढ़ा है कि होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, अब आप समझेंगे द्रव्यमान गिवन है क्या? हाँ गिवन है, तो द्रव्यमान हम रख लेते हैं भाई यहां पे कितना? 7000। लेकिन त्वरण गिवन है क्या? नहीं, त्वरण निकालना है। तो मतलब ये बात यहीं पे रुक गई। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा भाई? तो अब निकालना पड़ेगा मुझे त्वरण। कैसे पता लगा कि मुझे त्वरण निकालना है? क्योंकि यहीं पे रुक गए हम। और दूसरा क्वेश्चन में अलग से भी पूछा था, अगर नहीं भी पूछता तो भी मुझे त्वरण निकालना ही पड़ता। तो त्वरण निकालने के लिए क्या करें भाई? तो त्वरण मुझे चाहिए, अगर, है ना, एक्सीलरेशन की वैल्यू मुझे चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या दिया गया है? तो मुझे u दिया है, t दिया है, s दिया है। ठीक है, तो मैं किसकी तरफ चलूं? तो मैं चलूंगा गति के समीकरण पर।
आखिर वो गति के समीकरण ही तो होंगे ना जो इनके बीच में रिलेशन देंगे। तो कौन कौन से गति के समीकरण होते हैं भाई, मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो मुझे पता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहां कुछ समस्या आ गई, क्या आ गई भाई कि हाँ v तो गिवन ही नहीं है ना, तो ये खत्म। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आखिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये तीनों है। अब एक बात समझेंगे, v नहीं दिया है क्या इसमें v, अंतिम वेग नहीं पता, तो ये इक्वेशन भी खत्म, ये भी खत्म। कौन सी बचेगी भाई, तो ये बीच वाली इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जरा प्रयोग करते हैं। सेकेंड इक्वेशन का हम करते हैं प्रयोग। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है भाई, चूंकि s इक्वल्स टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की जगह पे आप रख दीजिए 400 मीटर, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन है। अच्छा, u की वैल्यू कितनी है 0, तो टाइम की वैल्यू है कितनी भाई 20 सेकेंड, रखें या फिर t रख दें, बात खत्म है, बट लिख देता हूं मैं 20 सेकेंड। हाफ ऑफ a निकालना है भाई, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है यहां पर 20, तो 20 का क्या कर दूं मैं, 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू तो खत्म हो गई, ठीक है ना, तो क्या बचेगा यहां से, तो ये हो गया 400 इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ a, 20 का स्क्वायर, तो 2 दूना के 4 और 2 0, 400। इससे अगर अपन काट दें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 200। अब एक काम करता हूं मैं, यहां पर अगर आप देखें तो ये दिख रहा है a इंटू 200 बराबर 400। मैंने कुछ नहीं किया, इसको बाएं इसको दाहिने तरफ लिख लिया। a इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, तो ये आ गया 400 बटे 200, मतलब कितना है आंसर 2। अब चूंकि ये त्वरण है तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एक तो आंसर आ गया ये a, कितना 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बारी किसकी थी, बल और कैलकुलेट करना था ना, तो अब देखिए 7000 तो मेरे पास पहले से ही था, a की अगर मैं बात करूं तो 2 आ चुका है, रख देता हूं। F इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, तो ये आ गया 14,000। इकाई क्या होगी भाई, तो इसकी इकाई होगी न्यूटन, बल का नाम है, बल का है, तो बल की मात्रा क्या होती है भाई, न्यूटन। मिल गया हमें आंसर, आसान है ना, इजीली सॉल्व हुआ, बना भी, और हमें पता भी लगा कि कैसे हुआ। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही होती है हमारे साथ में कि हमको पता नहीं चल पाता ना कैसे होगा, तो मैं उसी का तरीका आपको दे रहा हूं कि आप तो सिर्फ गिवन डेटा लिखिए, इसके बाद आप क्या काम करेंगे, आप अपने इक्वेशन को रखिए, आपको समझ में आएगा कि कौन से फॉर्मूले से बनेगा। चलिए, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है 1 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद वो रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच में लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। अब एक बात समझिए भाई, ये जमी हुई सतह आपको दिख पा रही होगी। मैंने क्या किया, ये जो जमी हुई सतह है इसके ऊपर एक बॉल मारा बहुत तेजी से, तो बॉल तो सबसे पहले क्या होगा भाई, तो इस सतह पे आएगा। आने के बाद ये सतह को अगर बहुत तेजी से मारा है हमने, है ना, तो ये जो झील है इसके अंदर ये बॉल कुछ दूर तक ट्रैवल की, यहां तक पहुंच गई। ठीक है, अब ये ट्रैवलिंग के दौरान इसके साथ क्या क्या हुआ, तो जरा देखिए, फिर से वही बात मैं कहूंगा, गिवन डेटा लिखिए। यहां कह रहा है केजी और इधर कह ही रहा है कि वो द्रव्यमान है, ठीक है ना, तो क्या लिखूं मैं, तो मैं लिखता हूं कि मुझे गिवन है द्रव्यमान m इज इक्वल्स टू 1 kg। आगे बात करते हैं, एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, अगर वेग नहीं भी दिया जाएगा तो भी मुझे पता है कि मीटर प्रति सेकंड जो इकाई है वो वेग की है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, तो मैं यहां पे लिखता हूं वेग, v की वैल्यू गिवन है हमें 20 मीटर प्रति सेकंड। ओके, आगे बात करते हैं, झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि वो 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना, तो 50 मीटर की दूरी तय करने के लिए हम जरा बात करें तो ये हो जाता है उसका क्या, तो ये है उसका विस्थापन। कितने का विस्थापन हुआ भाई, तो इसका विस्थापन हुआ 50 मीटर का, ठीक है ना। रुक जाता है मतलब इसका अंतिम वेग, इसका जो अंतिम वेग है मतलब जो v है वो कितना हो जाएगा भाई, तो इसका जो अंतिम वेग है वो रुक जाता है मतलब 0 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात मैं एक बात कहूं अब यहां पे,
तो पत्थर जो है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की सतह पे आई थी, तो ये वाला जो वेग है, इस वेग को मैं प्रारंभिक वेग का नाम दे देता हूं, क्योंकि अंतिम वेग मुझे मिल गया यहां पे। तो ये कौन सा वेग हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारा प्रारंभिक वेग। अब मुझे u मिल गया, v मिल गया, ये विस्थापन मिल गया, है ना, विस्थापन मतलब s मिल चुका है मुझे द्रव्यमान मिल चुका है। मुझसे पूछा जा रहा है f, मुझसे पूछा जा रहा है भाई बल निकालिए। तो बल क्या होता है भाई? f मुझे निकालना है, तो मुझे पता है बल का जो सूत्र होता है, बस एक ही बल का सूत्र है मेरे पास। बल बराबर क्या होता है भाई? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखिए आपके पास द्रव्यमान तो है, मैं रख देता हूं 1, त्वरण नहीं है, इस पूरी जगह में कहीं त्वरण नहीं है, मतलब ए मुझे नहीं पता। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इधर सॉल्व करता हूं, त्वरण निकालता हूं। कौन सी इक्वेशन से निकालूं? मेरे पास u है, v है और s है। तीनों इक्वेशन में जो हमने अभी देखा था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, इसके बाद हमने s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं उल्टे ऑर्डर में लिख रहा हूं भाई, v इक्वल्स टू u प्लस at। इन तीनों में से कौन सा काम करेगा मेरे लिए? तो भाई इसमें समय दिया है क्या कहीं पर भी? तो आप कहेंगे नहीं, समय नहीं है। तो समय नहीं है तो फिर इन दोनों को काट दीजिए, ठीक है। बचा कौन सा? पहला। तो पहला जो ये लिखा हुआ है, मतलब ये है इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन से, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? थर्ड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन क्या कहते हैं भाई? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। वी की जगह पे कितना है वैल्यू? 0। भाई फाइनली वो रुकने जा रही है, तो ये 0 माइनस वैल्यू रुकने आई थी तो 0 माइनस u की वैल्यू कितनी है? 20। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a मुझे निकालना, और s यहां गिवन है। विस्थापन कितना हुआ भाई? तो उसका जो विस्थापन है ना, वो s से डिनोट हो जाएगा, ठीक है ना। विस्थापन जो है यहां पे वो s से डिनोट हो जाएगा। तो s गिवन कितना है भाई? 50 मीटर, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कितना? 50 मीटर। अब एक काम करते हैं, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा? तो ये है मेरा माइनस 20 का स्क्वायर, यानी ये 400, और ये हो जाएगा कितना? 50 दूनी 100, मतलब ये निकल गया मेरे यहां से त्वरण, ठीक है ना। ए का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? तो 100 से कट गया, माइनस 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब उठा करके यहां पे त्वरण में रख देते हैं। तो ये जो f का जो मान आएगा वो 1 इंटू ये जो त्वरण है, ये अगर आप देखेंगे तो -4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? यहां पे नेगेटिव साइन बता रहा है कि यहां पे जो हो रहा है वो हो रहा है अवमंदन, मतलब वो वस्तु है वो रुकने की तरफ जा रही है, इसीलिए नेगेटिव आया। तो मतलब इसका नंबर कितना है? सिर्फ और सिर्फ 4, यानी जो बल लग रहा है इसके ऊपर कितना लग रहा है? 4 न्यूटन का कुल बल इसके ऊपर आरोपित हो रहा है भाई, ठीक है ना। 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है। कौन सा? घर्षण बल। अब चाहे तो इसको रख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पे -4 रख लीजिए, इसको मैं रख सकता हूं, मैं -4 कंप्लीट लिख लेता हूं। यहां पे क्या लिखेंगे? ये नेगेटिव जो साइन बता रही है वो बता रही है कि ये जो बल है ये कौन सा बल है? ये घर्षण बल है। ये जो इसके ऊपर लग रहा है ये घर्षण बल है। इस घर्षण बल के कारण ही तो वो रुक रही है भाई। ये बर्फ में जाएगी तो क्या होगा? धीरे धीरे रुकेगी ना, नीचे ज्यादा डेंस होता जाएगा बर्फ, टफ होता जाएगा, तो बॉल रुकती जाएगी। तो ये हो गया भाई हमारा आंसर। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई? 7वां क्वेश्चन में तो भाई ट्रेन चलानी है अपने को, ऐसा लग रहा है। देखते हैं, चलाते हैं ट्रेन। 8000 केजी द्रव्यमान का रेल इंजन, भारी भरकम होता है भैया रेल इंजन, है ना। तो बिल्कुल 8000 केजी का है रेल इंजन, प्रति 2000 केजी द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचती है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, तो ज्ञात करें पहला नेट त्वरण बल तथा दूसरा रेल का त्वरण। 2 चीजें हमको यहां पर ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखिए, एक तो बात समझ में आती है पहले भाई कि ये हमारे जो है ये 5 डब्बे, 1 2 3 4 और 5 डब्बे। प्रत्येक डब्बे का जो वेट है, मतलब
द्रव्यमान बेसिकली 2000 2000 का, मतलब ये भी 2000 का, ये भी 2000 का, ये भी 2000 का, और ये भी 2000, आखिरी वाला भी 2000। किंतु ये अकेला जो इंजन है ये खुद कितने का भाई, तो ये है हमारा 8000 का। ठीक है, ये खींच कितने से रहा है, तो ये खींच रहा है भाई, इंजन इधर आगे की तरफ जो बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है 40,000 न्यूटन से। किंतु पटरी जो है, पटरी के बीच में यहां पे जो बल लगेगा इसके बीच में, तो वो घर्षण बल है जो पीछे की तरफ इसको धकेल रहा है, वो कितने से धकेल रहा है भाई, 5000 न्यूटन से। मतलब पटरियों के बीच में जो बल लग गया वो लग गया 5000 न्यूटन। ठीक है, तो नेट त्वरण और बल, इसके बाद रेल का त्वरण, ये तीन चीजें बेसिकली ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हम बल ज्ञात करते हैं। ठीक है, नेट फोर्स कितना आएगा, ए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो हमारा नेट बल है, नेट जो फोर्स है, इसका मान कितना आएगा भाई, तो नेट फोर्स का मान आएगा कि जितना इंजन खींच रहा है माइनस इसका घर्षण बल। भाई देखिए ना, यहां पे इंजन 40,000 से खींचा और 5000 से पीछे इसको धकेल रहा है, तो मतलब कितना लिख दूंगा मैं, 40,000 से इसको इंजन आगे की तरफ ले जा रहा है और 5000 से इसको घर्षण बल पीछे खींच रहा है। मतलब ये बल का मान, नेट बल कितना आ गया भाई, तो ये आ चुका है अब मेरा 35,000 न्यूटन। यानी जितने भी अब कैलकुलेशन बनेंगे वो सब किस पे चलेंगे, 35,000 न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई आप इसमें ज्ञात कर दीजिए त्वरण को। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, अगला मुझे निकालना है रेल का त्वरण। अब रेल का त्वरण निकालना है, ठीक है ना, तो मुझे एक फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला भाई, किस फॉर्मूले से मिलेगा, मुझे एफ गिवन है, एम गिवन है, ये सब क्या है, ये सब मास है, ये सब मास है, ये सब मास है, मास गिवन है, फोर्स गिवन है, तो मुझे निकालना है एक्सीलरेशन। तो भाई कैसे निकलेगा, तो बल बराबर होता है हमारा द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक, तो द्रव्यमान है कितना भाई, तो यहां पर कितने इंजन के पीछे लगे, 1 2 3 4 5, तो 5 लगे हुए हैं, मतलब मैं क्या लिख लूं, 5 इंटू कितने कितने के हैं, 2,000 के, इंटू त्वरण को ए लिख लीजिए। और बल का मान कितना है भाई, तो बल है हमारा 35,000 न्यूटन। क्यों 35,000 है, क्योंकि 5,000 का उसके ऊपर घर्षण बल खर्च हो गया, तो ये आ गया मेरा 35,000 अपॉन 5 दूनी 10, एक्सेलरेशन की आ गई वैल्यू भाई। ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, मतलब a इक्वल्स टू कितना आ गया, 3.5। ये दशमलव लगा देंगे 35/10 को, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मिल गया मुझे क्या भाई, रेल का त्वरण। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं हम इसी में कि भाई इतना तो इस पे त्वरण लग गया, ये इस पे हो गया बल का मान। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वाली जो बोगी है, फर्स्ट वाला जो डब्बा है, ये इसके ऊपर कितना बल आरोपित करेगी, फर्स्ट बाकियों पे कितना बल आरोपित करने वाला, मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं, ये हो गया हमारा बी। एक और कि पहला जो डब्बा है ना, फर्स्ट डब्बा सेकेंड पर कितना बल आरोपित करेगा, तो कितना कर जाएगा भाई, सिंपल है, मुझे यहां पे मिल चुका है क्या, मुझे यहां पे त्वरण मिल चुका है और बल का मान मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो भाई बल बराबर फॉर्मूला, हर बार मैं कह रहा हूं भाई फॉर्मूला मेरे पास लिमिटेड है, कौन सा फॉर्मूला, एफ इक्वल्स टू बल इक्वल्स टू क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो मैंने यहां पे ले लिया भाई द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब बारी बस इसकी है कि अब द्रव्यमान किन की, ये बचे हुए 2 3 4 5 की, तो मतलब कितना, 4 गुणे 2000। क्यों 4 गुणे, क्योंकि ये तो अब कट गया ना, ये तो खींचने वाले में शामिल हो गया, मतलब ये पीछे वाले कितना फोर्स दे रहा है, तो वो दे रहा 4 इंटू 2000 इंटू एक्सीलरेशन कितना है भाई, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 3.5। अब एक काम करते हैं, 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8000 गुणे 3.5। अब इसको करते हैं उठा करके गुणा, तो 3 जीरो तो सीधे सीधे लगा ही दूं, 8 पंजे, तो 8 पंजे 40, 4 है ना, 8 ते 24, 24 और 4 28। अब 1 दशमलव के बाद इधर लगाना है, यानी जो फोर्स का मान आया वो आ गया 28,000 न्यूटन।
चलिए कुछ चीजें समझाता भी हूं मैं यहाँ पे। 35,000 न्यूटन का जो फोर्स था ये सप्लाई किया था हमारे इंजन ने पहले बोगी को। पहले बोगी ने अपने लिए यूटिलाइज किया फोर्स और बची हुई 28,000 न्यूटन का फोर्स किसके लिए जाने दिया? सेकंड के लिए। ऐसे ही अगर आपसे थर्ड पे पूछा जाए तो थर्ड में क्या करेंगे भाई? अब बचे हुए 1 2 3 यानी 6,000 गुणे 3.5। फिर अगले में करेंगे तो दो ही बचे, 2 दूनी 4,000, 4,000 गुणे 3.5। कहने का मतलब हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो एट द फाइनल एंड ऐसा पाएंगे कि आखिरी वाले टर्म तक पहुंचते पहुंचते ये पूरा फोर्स यूटिलाइज हो गया। ठीक है ना? तो कुछ इस प्रकार से, जैसे रेल जो चलती है वो इसी तरीके से बल लगाती है, इसी तरीके से एक के पीछे डब्बे इस तरीके से ज्वाइन कर दिए जाते हैं। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, उसके पहले आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और ये कह रहे हैं गाड़ी का द्रव्यमान 1500 केजी है। ये कार है, इसका द्रव्यमान कितना है? 1500 केजी। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण, मतलब वही अवमंदन, रिटार्डेशन भाई के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा? मतलब ब्रेक जब लगाएंगे और उसको रोकना है तय समय में, तो इस रोड के और इस पहिए के बीच में कितने का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा? तो चलिए भाई, हम जब तक गिवन डेटा लिखेंगे नहीं तब तक हमें समझ में आएगा नहीं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले द्रव्यमान। क्या क्या दिया गया भाई? तो सबसे पहले मुझे दिया गया द्रव्यमान। द्रव्यमान m का मान है मेरे पास 1500 केजी। ओके, यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है भाई? ये अवमंदन त्वरण, मैं अवमंदन ही लिख देता हूं। अवमंदन ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे भाई। कितना है ये? तो ये है -1.7 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों? रोकने जा रहा है इसलिए लिख दिया। अच्छा, विरामावस्था में ले आना है, ले आना है विरामावस्था में, मतलब क्या भाई? तो इसका जो अंतिम वेग है, जो फाइनली इसका वेग रह जाएगा, बच जाएगा, v का जो मान है वो 0 हो जाना चाहिए। ठीक, और क्या गिवन है भाई? तो गाड़ी तथा सड़क के बीच में लगने वाला बल कितना होगा? तो मुझसे पूछा जा रहा है इस बल का मान, मुझसे पूछा जा रहा है f का मान। ठीक है, तो f का मान कितना होगा भाई? तो f इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई? f इज इक्वल्स टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। f इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब भाई f, m की वैल्यू कितनी है? 15,000 इंटू त्वरण कितना है भाई? 1.7। मैं तो नेगेटिव लिखता भी चल रहा हूं, आप अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों का। ठीक है ना? 15 गुणे 17, तो 15 से कर लेते हैं भाई, तो 2 जीरो तो ऐसे ही रख दूं मैं। 15 से 7 बार में करेंगे तो 105। ठीक है, 105 मतलब 5, 10 आ गया यहां पे, और 15 एकम 15, 15 और 10 25। अब क्या करूं भाई? तो एक डिजिट के बाद दशमलव लगाऊं और ये माइनस साइन यहां पकड़ा दूं, मतलब F इज इक्वल्स टू बल का मान है क्या? -255, अच्छा 2550 भाई, इतना न्यूटन। अब यहां पर ऋण चिन्ह क्या बता रहा है भाई? तो ये ऋण चिन्ह बता रहा है कि ये जो बल है ये कैसा लग रहा है? विपरीत दिशा में। ये बता रहा है कि ये जो बल है ये कौन सा बल है? ये घर्षण बल के कारण है। घर्षण बल है, अर्थात ये किधर लगेगा? ये विपरीत दिशा में लगेगा। किसके विपरीत दिशा में भाई? तो जो फोर्स कार लगा रही है जिसके कारण वो बढ़ रही थी उसके विपरीत दिशा में, इसलिए वो नेगेटिव आया। एट द फाइनल एंड मैं फोर्स की सिर्फ बात करूं तो यह आ गया 2550 न्यूटन। ठीक है, तो मतलब ये समझ में आया होगा हमें क्वेश्चन। अब ये आसान लग रहा होगा क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे, अभी आया तो आसान लगा। न्यूमेरिकल्स का यही तो सबसे बढ़िया राज है कि अगर आपको एक बार समझ में आने लगा ना, आपको गिवन डेटा लिखना आ गया तो आपको अपने आप बनता है। एक ही तो फॉर्मूला कब से घुमा फिरा करके यूज कर रहे हैं, खूब किए। तो इस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन था उसको यूटिलाइज किया, इसके अलावा तो और कुछ किया नहीं भाई। चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, संवेग क्या होगा? तो भाई ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला ही पूछ लिए। संवेग क्या होता है भाई? संवेग बराबर होता है हमारा द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, है ना? इसको P से डिनोट करते हैं, इसको M से, इसको V से। P इक्वल्स टू mv।
क्वेश्चन में कहीं आंसर बेसिकली ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ गिवन है क्या भाई एम वी स्क्वायर, ना एम वी होल स्क्वायर था, ये एम वी स्क्वायर था, नहीं हाफ एम वी स्क्वायर, नहीं, डी ऑप्शन इज करेक्ट एम वी। ठीक है, चलिए ये भी हमें समझ में आ गया भाई। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हम एक लकड़ी के बॉक्स को 200 न्यूटन बल लगाकर, इस तरीके का एक लकड़ी का बॉक्स है भाई, इसके ऊपर हम लगा रहे हैं 200 न्यूटन का बल, उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल कितना होगा। तो देखिए एक बात समझेंगे हम यहाँ पे कि जब हम इस बक्से को फर्श पे घसीट रहे हैं तो यहां पर जो उसका वेग है वो नियत है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मानिए कि उसके ऊपर जब कभी भी एक ये ऑब्जेक्ट है और ये एक समान वेग से गति कर रहा है, ये क्या है, एक समान वेग से ये गति कर रहा है। तो जब एक समान वेग से गति कर रहा है यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर कैसा बल लग रहा है भाई, तो इसके ऊपर संतुलित बल कार्यरत है। जब कोई चेंज नहीं हो रहा तो संतुलित बल है, और अगर चेंजेस आ जाता है कि आगे चल करके वो रुक जाता, धीमे हो जाता, तेज चलने लगता, तो वो असंतुलित हो जाता। तो मतलब हमें समझ में आ रहा है कि अगर वो एक समान रूप से चल रहा है तो इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो कैसा बल है भाई, ये संतुलित बल है, बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है ना। तो मतलब क्या होगा, जब संतुलित बल है यानी इसके ऊपर जो बल जो लगाया जा रहा था वो कितना, 200 न्यूटन का, जिसके कारण ये आगे बढ़ रहा था। तो मतलब इसके ऊपर जो घर्षण बल लग रहा है वो भी कितने का होगा, 200 न्यूटन का ही होगा, यानी सब कुछ संतुष्ट है, असंतुलन कहीं पर नहीं है। अगर घर्षण बल का मान कम होता तो इसका बल का मान, मतलब इसका वेग बढ़ते जाता, ये एक समान वेग से नहीं होता। अगर घर्षण बल मतलब पीछे खींचने वाले का मान ज्यादा होता तो ये एक समान नहीं होता, धीरे धीरे जाकर के स्लो डाउन हो जाता। तो यहां कह रहे हैं ना कि वो एक समान चल रहा है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। आपको जैसा कि मैंने सिखाया हुआ है कि कुछ भी परिवर्तन होने का तात्पर्य है असंतुलित बल, और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब संतुलित बल, चाहे वो विराम में हो या फिर वो गतिज अवस्था में हो। तो मिल गया भाई इसका भी आंसर। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दो वस्तुएं, प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है, टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। देखिए अब ये संवेग पे, जब संघट्ट पे बात कर रहे हैं, तो संघट्ट की जब भी बात करते हैं तो हमें संघट्ट थोड़ा सा यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं इस पे कि कह रहे हैं कि भाई एक ये है, ठीक है ना, 1.5 kg का, ए कह लेता हूं, ये कितना का है 1.5 kg, और एक ही सीधी रेखा में गति करिए, मतलब ए भी इधर ही और एक बी है ये भी इधर ही, ये भी 1.5 kg का है। ठीक है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में, नहीं भाई ये एक ही सीधी रेखा में, रेखा एक है लेकिन दिशा विपरीत है, एक इधर चल रही एक इधर चली। ठीक है, अब सही बात है। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब टकराने से पहले ये भी 2.5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और ये भी 2.5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन टकराने के बाद दोनों जुड़ गए। अब क्या हुआ, इन दोनों में संघट्ट हो गया, ये दोनों टकरा गए, तो ये ए और ये बी, अब ये दोनों जुड़ गए ए और बी, तो अब सम्मिलित रूप से इनका जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा भाई, तो 1.5 ए का 1.5 बी का, मतलब कितना हो गया 3 kg। अब कितने के हो चुके हैं 3 kg के। ठीक है, और इसी प्रकार इनका अब निकालना है मुझे क्या, तब उनका सम्मिलित वेग, मतलब कंबाइन इसका वेग कितना होगा। ठीक है, तो आइए जरा हम बात करते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से देखिए, गिवन मैंने इधर लिख दिया सब कुछ, है ना, ये सब क्या है, ये m है m1, ये क्या है भाई, ये m2, मास 1 मास 2, ये क्या है भाई, तो ये प्रारंभिक वेग u1, और इसकी बात करूंगा तो ये क्या है u2। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हमें ये पता है कि संवेग जो है वो नष्ट नहीं होती, यानी प्रारंभिक जो संवेग होगा, यानी टकराने के पूर्व का संवेग और दोनों टकराने के बाद का संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हमें समझ में आता है
कि टकराने के पूर्व संवेग बराबर टकराने के पश्चात का संवेग, टकराने के पश्चात संवेग। मतलब ये दोनों संवेग कैसे होंगे भाई? दोनों संवेग बराबर होंगे। तो टकराने के पूर्व जो संवेग है उसका मान कैसे लिखेंगे? तो भाई टकराने के पूर्व ए का प्लस बी का। तो ए का संवेग, संवेग के लिए मैं अगर यहां पे फॉर्मूला लिख लेता हूं अलग से भी जरा, संवेग का जो फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट हमारे क्वेश्चन में भी आया था, मास इनटू वेलोसिटी। तो प्रारंभ में टकराने के पूर्व का संवेग कितना हो जाएगा भाई? तो मैं लिखूंगा ए का संवेग प्लस बी का संवेग। ठीक है, क्या लिखेंगे? ए का संवेग प्लस बी का संवेग। ए का संवेग प्लस बी का संवेग। ठीक है, और इसी तरीके से टकराने के बाद का, है ना? तो टकराने के बाद का अगर कुल संवेग देखें तो ए और बी दोनों जुड़ गए थे, तो दोनों के द्रव्यमान जोड़ देते हैं, है ना? ए का द्रव्यमान प्लस बी का द्रव्यमान इनटू वेग। संवेग का आखिर यही फॉर्मूला लिखने वाला हूं मैं, क्या? द्रव्यमान इनटू वेग। तो मैं डायरेक्टली लिख दिया यहां पे। अब यहां पे ए का और बी का अगर लिखे तो m1 u1 प्लस यहां पे करेंगे तो m2 u2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर हम करते हैं तो मुझे मिलता है m1 प्लस m2 इंटू वी। अब थोड़ी सी बात करते हैं, मैं जरा इसमें वैल्यूज रखता हूं। तो वैल्यूज रखने के लिए मुझे दिख रहा है m1, अच्छा यहां पे m1 की वैल्यू कितनी है भाई? मास 1, ए का कितना है? 1.5 इंटू 2.5 मीटर पर सेकेंड, अच्छा प्लस m2 ये भी कितना है? 1.5 इंटू, अब u2 जो है ये देखेंगे आप तो ये किधर आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये a जिधर जा रही है b उसका विपरीत है। तो अगर a को पॉजिटिव लिया है तो b को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं इसको कह देता हूं माइनस ऑफ 2.5 इज इक्वल टू m1 m2 कितना भाई? तो ये भी m है प्लस ये भी m है, दोनों सेम ही है, इज इक्वल्स टू v, क्योंकि दोनों जुड़ चुके हैं। अब एक काम कीजिए, इन दोनों को अगर अपन कैलकुलेट करें तो कितना मिलेगा भाई? तो ये 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5, अर्थात ये m और m अगर मैं जोड़ भी दूं तो ये कितना हो जाएगा? 3 किलो, है ना? 1.5 इंटू 1.5 तो कितना भाई? 3 इंटू वी। आंसर कितना आ जाएगा? तो आंसर देखिए यहां पे मैं कैलकुलेट कर देता हूं, आंसर आ जाएगा भाई 3v इज इक्वल्स टू 0। ये पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, यानी कुल कैसा हो गया? सिर्फ जुड़ के रुक जाएंगे यहीं पे, अब नहीं चलेंगे ये। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि v इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। अर्थात मुझे ये समझ में आता है कि जब ये दोनों बॉल ऐसे आकर के सेम वेग की और सेम मास भी है, आकर के ऐसे टकराएंगे तो टकराने के बाद ये रुक जाएंगे। अब ना तो ये इधर जाने वाला ना ये इधर जाने वाला, कोई कहीं नहीं जाएगा भाई, यहीं कहीं रुक गया। मतलब v का मान कितना आ गया? 0। आंसर ने हमें बता दिया कि ये अब कहीं नहीं चलेंगे। तो चलिए भाई, हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर मिल चुका है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रखें। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। अगला क्वेश्चन है, गति के तृतीय नियम के अनुसार, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहां पे कह रहे हैं कि गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें विपरीत दिशा में धक्का देती है। बिल्कुल सत्य बात है भाई। अगर ये ऑब्जेक्ट ए ने एक ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोर्स लगाया तो इस फोर्स का नाम मान लीजिए Fa कहते हैं, तो एक और फोर्स लगेगा Fb जो कि बी लगाएगा ए पर, और ये दोनों फोर्सेस की अगर मैं बात करता हूं तो ये Fa जो होगा ये बराबर होगा Fb का। ये रहा स्टेटमेंट। आगे, यदि वह वस्तु ट्रक है जो सड़क किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। भाई एक ट्रक खड़ा है, मैं उसके ऊपर फोर्स नॉर्मली लगाऊंगा तो वो चलने तो नहीं लग जाएगा, इतना भी ज्यादा मैं फोर्स नहीं लगा पाऊंगा। अब क्या हो रहा है भाई? तो एक विद्यार्थी ने इसे सही साबित करते हुए, ठीक है, कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपना विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता है।
देखिए भाई ये सही चीज है। ऐसा कह रहे हैं कि एक बालक, यहां पे एक हमारा भाई ये हो गया हमारा एक ट्रक, इस ट्रक के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये ट्रक के ऊपर क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो ट्रक भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, बराबर लगा रहा है। तो इसने कहा कि ये दोनों फोर्स एफ ए और एफ बी दोनों बराबर है किंतु विपरीत दिशा में, अर्थात अगर नेट फोर्स निकालूं मैं तो एफ ए है ना, और इस पे जो लगा दिया इधर की तरफ तो हो जाएगा एफ बी, मतलब कुल मिलाकर के 0। ये बालक कहना चाहता है, एक विद्यार्थी कहना चाहता है कि नेट फोर्स 0 हो गया। आपने इधर से लगाया, उसने इधर से लगाया, मतलब आप दोनों ने एक दूसरे के फोर्सेस को कैंसिल कर दिया। जब दोनों के फोर्सेस को कैंसिल कर दिया इसका मतलब नेट फोर्स 0 हो गया। तो क्या ये सही है? तो हम कहेंगे नहीं भाई, ये ऐसा केस जो है ये फोर्सेस लगा रहा है और दोनों के फोर्सेस बराबर हैं, लेकिन इस संबंध में मैं एक टर्म ऐसा बात करूं तो इसको गति कराने के लिए मेरे द्वारा जो फोर्स लगाया गया था mv, यहां पर मुझे अगर वेलोसिटी देनी है तो मुझे जो फोर्स लगाया है मैंने वो एक ऐसे मास पे लगाऊं कि उसके मास का मान कंपैरेटिवली कम हो, तब तो वेलोसिटी का कुछ मान आ पाएगा, वेग का कुछ मान आ पाएगा। नहीं तो भाई m मास ही बहुत ज्यादा है, ट्रक का क्या हुआ, बहुत ज्यादा मास है, इसलिए उसमें मैंने वेलोसिटी कॉज नहीं करा पाया। ठीक है ना। तो देखिए जड़त्व जो है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई इसमें वेलोसिटी कॉज करने का मतलब ये ट्रक खड़ा है, अब चलना शुरू कर रहा है, तो मतलब क्या है, जड़त्व के कारण ही तो वो मुझे विरोध कर रहा है। उसकी टेंडेंसी है कि मैं फोर्स लगा रहा हूं वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसको जो मैं दूंगा वेग, जो मैं उसके ऊपर लगाऊंगा बल, उसके द्वारा उसके अंदर असंतुलन पैदा करना होगा। ठीक है। तो मतलब ट्रक का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व भी अधिक होगा। अत्यधिक जड़त्व के कारण ही वह विराम अवस्था में रहता है। हमारे द्वारा लगाया गया बल अपेक्षाकृत कम होने के कारण ट्रक में गति उत्पन्न नहीं कर पाती है। हमने जो बल लगाया वो इतना फोर्स का नहीं है कि इसके जड़त्व को पार कर सकें, इसमें इतनी वेलोसिटी हम कॉज करा पाए। अगर हल्की वस्तु होती तो हो जाता है इजीली। ठीक है ना। अब टॉय ट्रक होता तो क्यों नहीं होता भाई? बिल्कुल होता। क्यों? क्योंकि वहां पे मास कम होता। चलिए, तो इसके भी आंसर आपको समझ में आ चुका है कि भाई जड़त्व के कारण हर एक ऑब्जेक्ट अपने आप को क्या कहता है कि हम परिवर्तित नहीं होंगे। हम विराम अवस्था में है तो गत्यावस्था में नहीं आएंगे, गत्यावस्था में तो विरामावस्था में नहीं लगाएंगे। अगर हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स वो असंतुलन पैदा कर दे तो फिर ये चेंज हो जाएगा। अगर स्थिरावस्था में तो गतिज अवस्था में आ जाएगा। ठीक। तो इसका आंसर हुआ कि भाई उसका मास ज्यादा है ट्रक का, और हमारा लगाया गया जो बल है वो कंपैरेटिवली कम है, मतलब वो उसमें संवेग उत्पन्न नहीं करा सकते। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2000 ग्राम द्रव्यमान की एक हाकी है ना, सॉरी 200 ग्राम। ठीक, चलिए लिखते भी हैं भाई गिवन डेटा। 200 ग्राम की एक हाकी, ठीक है ना। तो हॉकी जो हो गई वो हो गई 200 ग्राम की। ठीक है, 200 ग्राम की हॉकी की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड से गति करे। अच्छा ये गेंद है, ठीक है ना, तो मैं इसको बी से लिख लेता हूं। ये है बॉल। बॉल हो गया हमारा कितना भाई 200 ग्राम का। हॉकी की बॉल है, हमने हॉकी स्टिक दिख रहा है भाई, वो हॉकी की बॉल की बात कर रहे हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है, मतलब इसका वेग जो है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड। अभी देखते हैं प्रारंभिक है कि अंतिम, हम करते हैं बात। एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौटती है। ठीक है, क्या हो गया भाई, एक हॉकी स्टिक से टकराई और टकराने के बाद वो 5 मीटर प्रति सेकंड से अपने प्रारंभिक मार्ग जिस पे वो चल रही थी उसी पे वो वापस लौट आती है। ठीक है ना, तो मतलब ये हो गया मेरा वेग वापस लौटते समय 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल द्वारा हॉकी की गेंद में आए संवेग परिवर्तन के परिमाप को परिकलित कीजिए। मतलब हमें इसमें यह कैलकुलेट करना है कि अब इसको अगर देखें तो उसके पास भाई प्रारंभिक वेग ये था, फाइनल वेग ये हो गया उसके पास। ठीक है, टकराने के बाद वो कम हो गई, तो हमें इसमें निकालना है उसका क्या भाई, यहां पे हमें निकालना है उसका संवेग। यहां पर निकालना मुझे पी संवेग। तो संवेग बराबर क्या होता है भाई, तो संवेग बराबर होता है हमारा, ठीक है,
द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग क्या होता है भाई? द्रव्यमान इंटू वेग। अब द्रव्यमान यहां पे कितना गिवन है भाई? तो ये गिवन है हमारे पास 200 ग्राम। केजी में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 ग्राम बटा 1000 इंटू, अब बारी किसके भाई? अब है यहां पे वेग निकालने की बारी। तो भाई यहां पर वेग रख लेते, कौन सा रख ले पहले? तो प्रारंभिक। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे परिवर्तन ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक वेग हो गया मेरा कितना यहां पे? 10। तो ये हो गया 10 माइनस, है ना, यहां पे जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ये अल्टीमेटली मैं कैलकुलेट कर रहा हूं प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग, क्योंकि अंतिम संवेग कम है भाई, वो टकराने के बाद धीमी हो रही है, माइनस द्रव्यमान तो उतना ही हो जाएगा 200 बट्टा 1000 इंटू कितना होगा भाई? 5 मीटर पर सेकंड का, तो गुणे 5। अब एक काम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा भाई? तो 1/5 ये कट गया, है ना, 200 से 5 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, तो 2 माइनस ये फिर से कट जाएगा कितना? 5, 5 से 5 एक बार में माइनस 1। तो इसका संवेग कितना आ गया भाई? इसका संवेग आ गया 1। द्रव्यमान है मतलब केजी मीटर पर सेकेंड, इसकी इकाई क्या हो जाएगी भाई? केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है भाई 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में, ठीक है ना, 150 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले 10 ग्राम की क्या है भाई? गोली। तो यहां पे लिखते हैं गोली का द्रव्यमान, ठीक है ना, मास जो गोली का मिल गया वो मुझे मिल गया 10 ग्राम। ठीक है, आगे सीधी रेखा में चलकर, है ना, 150 मीटर पर सेकेंड के वेग से, मतलब वो जो चल रही है उसका प्रारंभिक जो वेग है, ये कौन सा वेग हो जाएगा भाई? प्रारंभिक वेग, क्योंकि गोली जब निकली इसके बाद की ही कैलकुलेशन होगी, तो प्रारंभिक वेग हो गया 150 मीटर प्रति सेकेंड, चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। अब देखिए ये गोली चली और एक लकड़ी के गुटके से टकरा गई, तो टकराने के बाद क्या होगी भाई? कुछ गुटके के अंदर जाएगी और थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, है ना। जैसे आपने देखा होगा वो शूटिंग रेंज में जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, एनसीसीज में या फिर फोर्सेस को जहां ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पे क्या करते हैं भाई? शूट करते हैं, ऐसा सामने एक ऐसा बोर्ड लगा होता है, वहां पे क्या होता है भाई? उसके अंदर गोली जाती है और जाने के बाद उसको भेजती हुई कुछ दूरी के बाद रुक जाती है वहीं पे, ठीक है ना। तो क्या किया? प्रारंभिक वेग 150 हो गया। अब इस वेग से चली है और एक गुटके से टकराई और 0.03 सेकेंड के बाद, देखिएगा भाई ये जो समय है ये मात्र 3 सेकेंड है, यानी यहां पे समय जो गिवन है, टाइम जो गिवन है भैया, ये हो गया 0.03 सेकेंड। अच्छा, इसके बाद वो रुक गई मतलब अंतिम वेग, अगर वो रुक गई तो इसका मतलब क्या? अंतिम वेग उसका हो रखा है अब 0, अंतिम वेग 0 हो गया। अच्छा ठीक है भाई, गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी, मतलब गोली उसके अंदर जाने के बाद कितना विस्थापन तय करेगी, अंदर तक भेदने का मतलब क्या? विस्थापन तय करना। तो मुझे एक तो निकालना है क्या भाई? एक निकालना है मुझे विस्थापन। अच्छा, अगला लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल की परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब मुझे एक तो ज्ञात करना है भाई फोर्स कितना लगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम जरा एक एक करके। सबसे पहला काम तो यह है कि मेरे पास मास गिवन है ना, और मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मुझे चाहिए इसमें विस्थापन। तो कौन सी इक्वेशन से निकालूं? मुझे v u और t गिवन है, गति के कौन से समीकरण से मैं निकालूं? तो मैं लिखता हूं गति के प्रथम समीकरण से। कैसे पता चला भाई? प्रथम समीकरण से ही। तो मुझे पता है v इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी। इसके लिए पूरा मैटर मेरे पास गिवन है, ठीक है ना, मेरे पास u v और t गिवन है, यहां से a निकल जाएगा तो मैं इसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके आंसर ले आऊंगा। ठीक है, तो चलिए v की वैल्यू कितनी भाई? तो ये गिवन है मुझे 0। u की वैल्यू कितनी भाई? तो ये गिवन है मुझे 150 प्लस a की वैल्यू कितनी? तो निकालने के लिए ये पूरा गेम चल रहा है भाई। टाइम कितना है? तो 0.03 सेकेंड।
ये हो गया पूरा। अब क्या करूं मैं, तो ये 150, ठीक है ना, इसको इधर साइड भेज देता हूं मैं, तो 150 माइनस का आ गया, अपॉन में आ जाएगा कितना 0.03 सेकेंड इज इक्वल्स टू ये है मेरा त्वरण ए। अब क्या करूं, इससे इसको कैंसिल करते हैं, तो एक काम कीजिए, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर मुझे लगाना पड़ेगा 100, है ना 2। अब 3 से ये कितनी बार में कट जाएगा भाई, तो ये 50 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, 50 से 3 बार में 150। अब ये कितना हो गया, तो ये कुल हो गया 5 और ये a इक्वल्स टू -5000, a इक्वल्स टू -5000 मीटर प्रति सेकंड। ये निकल गया भाई हमारा क्या, त्वरण। ठीक, अब मुझे चाहिए नहीं था त्वरण, मुझे तो चाहिए s, लेकिन इस s को कैलकुलेट करने के लिए मुझे त्वरण निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर देखता हूं तीनों ही इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इन तीनों में ही इसकी कैलकुलेशन मतलब a चाहिए ही, इसीलिए मैंने a निकाला। अब निकालता हूं मैं तृतीय समीकरण से, मैं यहां पे लिखता हूं थर्ड इक्वेशन क्या कहते हैं भाई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। चलिए अब रखते हैं, v की वैल्यू 0 माइनस u की वैल्यू 150, ठीक है ना, तो ये हो गया भैया 150 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन कितना है भाई, ये 5000, किसका, माइनस का, तो ये -5000 इंटू s निकालना है, यही तो मेरा टारगेट है, यही तो चाहिए मुझे। अब क्या करूं, तो मुझे यहां से मिल रहा है 15 में कितना हो जाएगा भाई, अच्छा चलिए नहीं करता हूं मैं लिख लेता हूं सीधे, 225 होता है, लेकिन मैं ऐसे ही रख लेता हूं 150 इंटू 150, ठीक है ना। ये जो है 2 गुणे 5000, ये क्या होगा भाई, उधर गुणा में है तो नीचे आ जाएगा भाग में, इज इक्वल्स टू एस। और यहां पे अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा भाई, बराबर के दोनों तरफ है तो, ठीक है ना, मतलब माइनस कंपनसेट हो गया और ये वैल्यू भी। अब एक काम करते हैं, अब इसको कैंसिल करते हैं, क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब क्या करें भाई, तो 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 225। एक काम करते हैं 225 या 5 से एक बार और लेके चले जाते हैं, अगर इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 तिया 15 और 5 से 10 बार में 50, 15 तिया 45 बटे में हो जाएगा ये 20, ठीक है। अब एक काम करें और कि भाई इसको और कैंसिल करना अगर चाहूं मैं तो 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो 9 पंजे 45 अपन में 5 का 20, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, मतलब 4 से नीचे लिख ले तो एक लाइन और, s इक्वल्स टू 4 दूनी 8 है ना, 1.10 आ जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 2 कितना आ जाएगा भाई, ऊपर से कितना उतर जाएगा, एक को अगर करेंगे तो 10 मतलब फिर से 4 दूनी 8, ठीक है, फिर से 8 बना यानी 2 बचेगा, यानी 4 पंजे 20, मतलब इतना मीटर वो अंदर की तरफ ट्रैवल करेगा, 2.25 मीटर अंदर की तरफ वो गोली ट्रैवल करेगा। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा कि ये तो हो गया मेरा भाई डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा, मुझे चाहिए था फोर्स भी निकालना था, तो F इक्वल्स टू क्या होता है भाई, m कितना गिवन है बुलेट का, ये गिवन है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम का मतलब कितना हो गया भाई केजी में, तो 10/1000 इंटू एक्सीलरेशन आया था -5000 का, तो 5000 सिंपली रख लेता हूं, चूंकि वो घर्षण है माइनस भी रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये भाई ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ये कितना हो गया भाई F इक्वल्स टू -50 न्यूटन, अर्थात यहाँ पे नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये घर्षण बल है, ये जो यहाँ पे बल लगा है वो कौन सा बल लगा भाई, ये जो बल है वो घर्षण बल है। तो चलिए आप इसका भी चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 kg है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए एक विरामावस्था में रखे 5 kg द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। अच्छा, उसके बाद दोनों साथ साथ उसी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना करें, आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। देखिए ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास शुरू में एक ऐसा बॉल है
और यहां पर एक लकड़ी का गुटका है, ठीक है। ये बॉल जो है ये गति करता हुआ आ रहा है भाई इधर लकड़ी के गुटके की तरफ, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा भाई, तो थोड़ी देर के बाद होगा ऐसा कि ये लकड़ी का गुटका और ये बॉल ये दोनों एक दूसरे से टकरा गए, संघट्य हो गया और दोनों अब साथ साथ गमन कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, तो हो सकता है कि अलग हो जाए, ठीक है, लेकिन अभी जो कंडीशन गिवन है ये कि दोनों साथ साथ गमन कर रहे हैं। तो यहां पे क्वेश्चन ये है हमसे कि भाई जब दोनों अलग अलग गमन कर रहे थे, मतलब टकराने से पूर्व, संघट्य से पूर्व का संवेग ज्ञात करना कुल, और टकराने के बाद का कुल संवेग ज्ञात करना है। तो हम जरा डिटेल लिख लेते हैं। हमें यहां गिवन है 1 kg, क्या, तो 1 kg गिवन है, वो बॉल, मतलब m1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं बॉल को, तो m1 कितना हो गया भाई 1 kg। ठीक इसी प्रकार इसी से संबंधित दिया है क्या, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये बॉल चल रही है, मतलब यहां पर गिवन है u1, ये है 10 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा भाई, विरामावस्था में रखे 5 kg द्रव्यमान का वो लकड़ी का जो गुटका है वो कितने का है, 5 kg, तो मैं उसको m2 कह लेता हूं। ये कितना हो गया भाई 5 kg, और प्रारंभिक वेग उसकी कितनी है, 0 मीटर प्रति सेकंड। कैसे पता, विरामावस्था में ना रुकी हुई है। तो अब हमें निकालना है कि संघट्ट के पहले और बाद के कुल संवेग, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं निकालता हूं संघट्ट के पहले, तो संघट्ट के पहले कुल संवेग, तो कुल संवेग कितना होगा भाई संघट्ट के पहले, तो हम कहें तो ये होगा, मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं P1 से, ठीक है ना, संघट्ट के पहले वाले को P1 से रिप्रेजेंट कर दो, तो ये कितना होगा भाई, तो यहां पर हो जाएगा वस्तु का संवेग प्लस वो जो लकड़ी का गुटका है उसका संवेग, लकड़ी का संवेग। अच्छा, अब क्या काम करूं भाई, तो दोनों के लिए अगर मैं फॉर्मुलेट करता हूं तो ये हो जाएगा m1u1 प्लस ये हो जाएगा मेरा m2u2। मेरे पास वैल्यूज है, मैं पुटअप करता हूं तो मुझे m1 पता है कितना 1 kg, और u1 कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1 × 10 प्लस m2 कितना 5, और ये कितना 0, तो 5 × 0, ये हो गया मेरा P1। अब P1 इक्वल्स टू फाइनली क्या निकला, ये तो खत्म ना 10 यूनिट, ये मास है मतलब kg, मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया P1। अच्छा, अब इसके बाद जरा देखिए, एक स्टेटमेंट है, वो ये कहती है कि टकराने के पूर्व का संवेग और टकराने के बाद का संवेग ये दोनों हमेशा ही बराबर होते हैं, मतलब संघट्ट से पूर्व और संघट्ट के बाद का कुल संवेग बराबर होगा। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है भाई, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है संघट्ट के पूर्व, संघट्ट मतलब टकराने के पूर्व, संघट्ट के पूर्व कुल संवेग बराबर संघट्ट के पश्चात, टकराने के पश्चात कुल संवेग, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। अर्थात मैं ऐसा कहता हूं कि ये P1 है तो ये P2 है, और ये P1 कितना है भाई, ये 10 है, तो P2 भी कितना होगा 10 हो जाएगा। ये हो गया भाई टकराने के बाद का भी कुल संवेग, हमें पता चल गया 10। अब कह रहे आपस में जुड़े हुए, जब जुड़े हैं तब उनके वेग की गणना कीजिए, जब जुड़े हैं तब उनके वेग की अगर गणना करनी है तो मैं यहीं पे कैलकुलेट करता हूं जुड़ने के बाद के वेग की गणना। देखिए क्या काम करूं, मैं ऐसा कर लेता हूं कि भाई टकराने के बाद, ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए, एक साथ जुड़ गए, तो इस समय संवेग क्या होगा, तो P इक्वल्स टू दोनों का द्रव्यमान जोड़ दूं, भाई द्रव्यमान इंटू वेग ही होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान दोनों जब जुड़ गए हैं तो बॉल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यहां पे बॉल की जगह जो वस्तु लिखा है वस्तु ही कर देते हैं, वस्तु का द्रव्यमान प्लस लकड़ी का द्रव्यमान इनटू वेग।
अब भाई P कितना आया, ये 10 आया है, ठीक है ना। वस्तु का द्रव्यमान, तो वस्तु का द्रव्यमान 1, ठीक है, और जो लकड़ी का द्रव्यमान है वो है 5, तो ये हो जाएगा कितना 1 + 5 × V। मुझे यहां से चाहिए V, तो V इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 10/6, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, मैं आगे कर देता हूं यहीं पे, ये आ जाएगा हमारा 10, V इक्वल्स टू 10/6, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर। अब इसको चाहे तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 से करेंगे तो 6 कम 6 10/40, ठीक है, 6 6 के 36, फिर से 40, मतलब ये 6.66 चलता जाएगा, यानी ये हो गया इसका वेग। मैं यहां पे लिख लेता हूं फाइनल आंसर, v इक्वल्स टू कितना आ गया 1.66, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, या आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं 1.67 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों भाई, ये 6 चलता ही जाएगा ना, खत्म नहीं होगा, तो 67 कर देते हैं, ठीक है ना। डेसिमल के बाद कोई डिजिट 5 से ज्यादा हो तो उसके प्रीसीडिंग वाले में 1 बढ़ा देते हैं, ये 6 चलता जाएगा तो 6 7 कर दिया। ये मिल गया मुझे टकराने के बाद, जब दोनों एक साथ चल रहे हैं तब का वेग, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा, इसको भी चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकेंगे। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं भाई, तो 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो वस्तु के पहले और बाद के संवेग की गणना कीजिए, उस बल का परिणाम का गणना कीजिए जो उस वस्तु पर आरोपित है। देखिए भाई यहां पे क्या क्या चीजें दी गई हैं, जरा पहले उनकी बात करते हैं फिर समझते हैं हम इसको। तो भाई 100 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है, तो द्रव्यमान मुझे m गिवन है कितना 100 kg, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, 6 सेकेंड में, मतलब समय गिवन है 6 सेकेंड, 5 मीटर से 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो मतलब ये हो जाएगा मेरा u, प्रारंभिक वेग है मैं इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, और बाद में इसकी अंतिम वेग हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड। तो पहले और बाद के संवेग की गणना कीजिए। तो देखिए पूर्व का संवेग, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो ये होता है हमारा द्रव्यमान इंटू वेग। अब इस वेग की जगह पूर्व का है तो मैं हटा के लिख देता हूं क्या, प्रारंभिक वेग। क्या लिख सकते हैं इसको, प्रारंभिक वेग। क्यों भाई, क्योंकि पूर्व का निकालना है, तो कितना हो जाएगा पूर्व का संवेग, मैं कह लेता हूं P1 से, तो द्रव्यमान हो जाएगा भाई इसका m इंटू यू, तो P1 इज इक्वल्स टू m, 100 kg का था तो 100, और u प्रारंभ में कितने से चल रहा था, ये 5 से, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है कि थोड़ी देर बाद इसका वेग बढ़ जा रहा है, शुरू में कम है बाद में बढ़ जा रहा है, तो ये हो गया भाई, तो P1 इक्वल्स टू कितना भाई, तो 500 kg मीटर पर सेकेंड। अब ठीक इसी प्रकार से मैं बात करूं तो बाद का संवेग कितना होगा भाई, तो इसको P2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये लिख दूंगा mv, ठीक है ना। ये क्या है, अंतिम वेग, v जो है ये अंतिम वेग। अब कितना है भाई m का मान, तो m का मान तो वही 100 kg, और वेग कितना है ये तो 8, अर्थात P2 का जो मान आ गया ये आ गया 800 kg मीटर प्रति सेकेंड, यानी P1 और P2 ये दोनों मिल गए, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं कि आप इसमें गणना कर दीजिए उस बल का, मतलब यहां पे मुझे निकालना था P1 जो कि निकाल चुका, P2 निकालना था ये भी निकाल चुका, अब मुझे निकालना है F। तो बल बराबर क्या होता है भाई, तो देखिए बल बराबर होता है हमारा द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है ना, F इक्वल्स टू ma। अब बारी ये है कि त्वरण डायरेक्ट नहीं गिवन है, तो क्या गिवन है भाई, तो द्रव्यमान को ऐसे ही रहने दीजिए। त्वरण क्या होता है भाई, इस a का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, मतलब मैं और लिखूं इसको तो ये कहते हैं द्रव्यमान इंटू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में समय। तो भाई क्या क्या है, तो द्रव्यमान इसका तो वही 100 का 100 ही रहने वाला है, वो थोड़ी बदलेगा। प्रारंभिक और अंतिम वेग की अगर मैं बात करता हूं तो ये 8 और 5 है, तो भाई अंतिम वेग कितना है 8, प्रारंभिक वेग 5, और समय कितना लगा रहा है 6 सेकेंड।
अब भाई कैलकुलेट कर लीजिए, 100 गुणे ये कितना हो जाएगा 3/6, 3 से 2 बार में कैंसिल, 2 से 50 बार में कैंसिल, मतलब फोर्स कितना आ गया भाई, ये आ गया 50 न्यूटन। ठीक है, कितने का बल लग रहा है उसके ऊपर, 50 न्यूटन का। अब समझ में आया होगा क्वेश्चन कि भाई एक ऐसा द्रव्यमान है इसके ऊपर 50 न्यूटन का बल लग रहा है, जिसके कारण पहले इसकी स्पीड थी, वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, जो थोड़ी देर बाद यहां पहुंचते पहुंचते हो गई 8 मीटर पर सेकेंड की। कितना टाइम लगा भाई, तो 6 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक, चलिए, तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट रखेंगे। हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और हमारा अब है भाई क्वेश्चन नंबर 17 कि अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार है। अचानक उड़ता हुआ एक कीड़ा गाड़ी के कांच से टकरा जाता है भाई, वह शीशे से चिपक जाए, मतलब टकराया ही नहीं, वो टकराने के बाद क्या हुआ, शीशे से चिपक गया। ऐसा होता है अक्सर, गाड़ी तेजी से चल रही होती है, कोई कीड़ा आया आकर के कांच से टकराया और उसी पे चिपक गया। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं कि किरण का मानना है कि कीड़े का संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है। मतलब ये कह रहे कार में संवेग परिवर्तन बहुत कम हुआ, जबकि कीड़े में संवेग परिवर्तन बहुत ज्यादा हुआ। ये किसका है भाई, तो ऐसा कहना है यहां पर किरण का। किरण का कहना है कि क्या हो गया भाई, मैं ऐसा लिख लेता हूं, किरण का कहना है कि जो कार का संवेग है, ठीक है ना, मतलब पीके कह लेते हैं, ये बहुत ज्यादा है, और जो कीड़ा है उसको डी कह लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और बदल लेते हैं, है ना, इसको कार कर देते हैं, इसको कीड़ा कर देते हैं, के कर देते हैं। यही कहा इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। इसकी दलील क्या दी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कहा कि कीड़े के वेग में जो परिवर्तन होगा और जो कार में जो परिवर्तन होगा उसके वेग में, तो भाई कीड़े के वेग में परिवर्तन ज्यादा हो रही है, कीड़ा अपना वेग ज्यादा परिवर्तित कर रहा है। मतलब अगर कहा जाए तो वी के जो है कीड़े के वेग में जो परिवर्तन की दर कह लेता हूं मैं, इसके बीच में भी टी, इसके बीच में भी टी लिख देता हूं, तो भाई वो ज्यादा है। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब अख्तर कुछ और कह रहा है कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था, अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। ठीक है, ये कहना चाह रहे कि कार का वेग ज्यादा था, इसलिए जो कार है एफसी जो है वो ज्यादा है, किसके ऊपर जो लगी है, एफ के ऊपर जो लगी है वो ज्यादा लगी है, इसलिए उसकी मौत हो गई। जबकि तीसरा राहुल कहता है एक नया तर्क कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा है। इसका ये कहना है, ये किसका हो गया भाई, ये अख्तर का हो गया। ठीक है, ये राहुल का कहना है कि ये जो फोर्स कीड़े पे लग रहा है और जो फोर्स कार पे लग रहा है वो दोनों बराबर है, लेकिन दोनों के संवेग में परिवर्तन बराबर हुआ। अगर फोर्स बराबर है मतलब संवेग में परिवर्तन भी बराबर हुआ। इसका क्या कहना है कि भाई इसका जो पीसी है वो पीके के बराबर है। ठीक है, अब इन तीनों को देख करके अपने को देना है आंसर कि आखिर ये तीनों में से कौन सही है। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका आंसर, तो भाई एक बार देखते हैं जरा इसके आंसर की जरा बात कर ली जाए। तो इसका आंसर जो है वो इस प्रकार से होगा कि भाई पहले स्थिति पर हम विचार करते हैं, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। ठीक है ना, तो पहले स्थिति में कहा था उन्होंने कि भाई जो ये संवेग इसका ज्यादा है और कीड़े का संवेग कम है। दूसरे ने कहा कि भाई इसने फोर्स ज्यादा लगाया, इसने कम लगाया। लेकिन अगर आप आंसर देखें तो भाई संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार राहुल का विचार ठीक है। भाई एक बात समझिएगा, ये जो संवेग का जो परिवर्तन होना है वो संवेग परिवर्तन की जो दर है वो सेम होगी, वो चेंज नहीं होने वाली। मतलब ये किरण ने जो दलील दी थी वो गलत। और कभी दो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स ऐसा हो नहीं सकता कि कीड़े ने जितना फोर्स लगाया है वो कम है और कार ने लगाया वो ज्यादा है। जब फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगती है तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है, अर्थात ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, इसलिए ये गलत हो गए। लेकिन अगर हम इसी तर्क पे देखें तो ये सही हो गया, दोनों फोर्स बराबर है और संवेग भी इन्होंने कहा बराबर है। तो क्या कारण है कि कीड़ा चिपक गया, तो इस केस में एक चीज है कि यहां पर एम सी वी सी कर लेते हैं, इसको एम के वी के कर लेते हैं।
मतलब मास ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार, मास ऑफ कीड़ा और वेलोसिटी ऑफ कीड़ा। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये जो मान है मास, जो कीड़े का जो द्रव्यमान है वो बहुत कम होगा। तो बहुत कम होगा तो उसको किससे मैनेज करना पड़ेगा? उससे मैनेज करना पड़ेगा वेलोसिटी से, क्योंकि mc vc के बराबर होना है। मैं ऐसा लिख रहा हूं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, मैं कह रहा हूं कि इसको 10 होना है तो ये 10 गुणे 1 हो सकता है, ठीक है, और इसको भी 10 होना है, लेकिन इसका मास 1 है तो इसका वेग कितना होना पड़ेगा? 10। ध्यानपूर्वक देखिए, द्रव्यमान ज्यादा है, वेग कम भी है, तो संवेग उतना ही आ रहा है, जबकि यहां पे द्रव्यमान कम है तो उसका वेग बहुत ज्यादा होगा। मतलब कीड़े का द्रव्यमान कम होगा ना, तो इसका वेग खुद का कैसा रखना होगा? उसको बहुत ज्यादा, इसीलिए उसके ऊपर चिपक गया। आइए एक बार रीजन भी देख लेते हैं। तो रीजन में कह रहे हैं कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार राहुल का विचार ठीक लगता है, क्योंकि टक्कर के दौरान कुल संवेग संरक्षित रहता है, जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? दोनों, जैसे कीड़े तथा कार के संवेग में समान परिवर्तन होगा। यहां कीड़े का भार कम है, जो एक्सप्लेन करे, कीड़े का भार क्या है? कम है, अतः उसका वेग अधिक परिवर्तन होगा। जबकि कार का द्रव्यमान अधिक है, उसके कारण उसके गति में जो परिवर्तन होगा, भाई कीड़े के टकराने से कार पीछे खिसक जानी चाहिए थी, नहीं खिसकती। क्यों? क्योंकि कार में जो वेग में परिवर्तन हुआ यूनिटी हो रही है, एक हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि गति परिवर्तन नगण्य होगी और कार की गति में परिवर्तन दिखाई नहीं देगी। इसी वजह से कार की गति में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रही। अगर यही सी जगह पे ये कीड़ा ना हो कि दोनों ही कार होती, तो आपको बाकायदा परिवर्तन दिखता, भाई दोनों कार ठुकती, दोनों की गति में चेंज आता, दोनों के वेग में परिवर्तन आता। लेकिन या फिर किसी भारी चीज से टकरा जाए वही कार, तो परिवर्तन आता। लेकिन यहां पे कीड़ा है ना, इस कीड़े का वेट बहुत कम है, इसका भार बहुत कम है, इसका द्रव्यमान बहुत कम है। द्रव्यमान बहुत कम है, मतलब टकराने के पश्चात जो संवेग में परिवर्तन को बैलेंस करने के लिए चाहिए वो अपने वेग से ही कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्वेश्चन कह रहा है भाई कि 10 केजी द्रव्यमान की एक घंटी है, 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक फर्श पे गिर गई, ठीक है। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है उनकी बात करते हैं। पहले तो क्वेश्चन में गिवन है कि 10 केजी का ये घंटी है भाई, तो मतलब m की वैल्यू हो गई 10 केजी। आगे बढ़ते हैं, 80 सेंटीमीटर की हाइट से गिर रही है, अर्थात इसको कह लूं मैं कि 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक घंटी है ना, और ये 80 सेंटीमीटर की हाइट से नीचे अगर गिरेगी, मतलब इसका जो विस्थापन होगा ये s, ये होगा कितना? 80, ठीक है। तो मतलब इसका विस्थापन कितना हो गया भाई? 80। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं s जो है वो गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो एक काम करूं मैं, मुझे मीटर में चाहिए होता है सब कुछ, तो यहीं कहीं चेंज कर लेता हूं, ठीक है ना। ये कट गया, मतलब ये कितना हो जाएगा? 0.8 मीटर, है ना। नीचे 10 है, डिवाइड करेंगे 0.8 मीटर। ओके, इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग का मान, मतलब हमसे पूछा जा रहा है P = mv का मान, ठीक है भाई। अब इस मान को परिकलित करने में जो दिष्ट त्वरण है, जो घंटी गिर रही है उसमें जो त्वरण लग रहा है, उसका मान है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब a का मान आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नीचे की तरफ गिर रही है, मतलब उसका वेग बढ़ता ही जाएगा भाई, ठीक है ना, मतलब ये मंदन नहीं होगा। अगर वही घंटी ऊपर फेंकते तो मंदन होता, वो रुकती, तो नेगेटिव लेते, लेकिन नीचे आ रही है तो ऐसा कुछ नहीं है, ए पॉजिटिव होगा। अच्छा, तो मुझे तो चाहिए P = mv, यहां तो मुझे कहीं से कहीं तक दिख नहीं पा रहा, तो मैं काम करता हूं, मुझे u = 0 मीटर पर सेकेंड पता है। पूछिए कैसे? तो कह रहे हैं ना कि घंटी ऊंचाई से फर्श पे गिरी, तो गिरने से पहले तो विरामावस्था में ही थी ना, वो विरामावस्था से ही चल करके आ रही है। तो u है, a है और s है, और चाहिए मुझे क्या? v। क्यों चाहिए? क्योंकि आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो देखिए आपको m है, m गिवन है क्वेश्चन में, v नहीं गिवन है, निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए डेटा है UAS, कौन से इक्वेशन में रख दूं? तो मैं रखता हूं जरा थर्ड इक्वेशन में। अब तक तो अब आपको समझ में आने लगा होगा थर्ड इक्वेशन से। क्यों रख रहा हूं थर्ड इक्वेशन में? क्योंकि इन तीनों में t नहीं गिवन है। तो थर्ड इक्वेशन कहती है v² - u² = 2as। अब देखिए इसके सारे डेटा गिवन है, v² मुझे चाहिए, माइनस u की वैल्यू 0 है तो खत्म हो गई, ये 0 रख दिया। 2 × a की वैल्यू उन्होंने खुद ने कह दिया कि भैया 10 ले लीजिए, रख ली 10। s की वैल्यू 0.8,
तो ये रख लिया मैंने 0.8। अब v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आप करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 10 का गुणा करेंगे तो 8, 8 दूनी 16, मतलब v का मान आ गया अंडर रूट ऑफ 16, मतलब v का मान आ गया 4 क्या हो जाएगा भाई, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, किसमें, तो यहां पे हमने कन्वर्जन कर लिया था भाई ये सेंटीमीटर का मीटर में। अब मुझे से मांगा गया था क्या, संवेग p। ठीक है ना, ये कह रहे हैं ना कि संवेग का जो स्थानांतरित करेगी, मतलब टकराते के साथ ही जो संवेग उसको देगी धरातल को, उसके लिए तो p इक्वल्स टू क्या भाई, mv। m का मान गिवन है 10 और v का मान अभी निकाल के लाया 4, तो p इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 40 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा संवेग। इतना ही संवेग जो है ये धरातल को ट्रांसफर होगी, जिस संवेग से ये जस्ट ऊपर तक ही है, जैसे ये धरातल पे गिरेगा, ठीक है ना, तो जितना इसके पास संवेग होगा वो सब किसको दे देगा, वो सब दे देगा भाई किसको, धरातल को। क्यों, क्योंकि इसका वेग तो 0 होने वाला है। जैसे ही ये घंटी क्या होगी, जमीन से टकराएगी, तो ये ऊपर से जो घंटी आ रही है उसके वेग का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा जैसे ही धरातल पर टकराएगी। तो इसके वेग का मान जैसे ही 0 हो गया, मतलब क्या हो गया कि भाई यहां पर ये पूरा का पूरा जो कहा है कि कितना स्थानांतरित होगा, ये पूरा का पूरा संवेग धरातल को चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 40 kg मीटर पर सेकेंड। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए भाई। अब कुल इस प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चंस, हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं भाई फिनिश। अब हम कर चुके हैं पूरे क्वेश्चंस खत्म और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि जैसा कि हमने सेशन के स्टार्टिंग में आपसे कमेंट किया था कि आपको किसी भी तरीके की परेशानी होने नहीं वाली। क्यों भाई, क्योंकि ये चैप्टर हमने जब देखा था तो अब हमने हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को देखा, अब बारी थी उनको अप्लाई करने की और हमने अप्लाई करके भी सीख लिया। तो मतलब अब कोई दिक्कत रही नहीं है इससे। तो क्या करेंगे बाकी कोर्स कंटेंट्स के लिए, तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखेंगे magnetbrains.com। आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है भाई। आप जैसे ही अपने टॉप कोर्सेज को सेलेक्ट करते हैं, सपोज आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं, आप स्पोकन इंग्लिश चाहते हैं, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी जेईई, इसके साथ ही यूपीएससी, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टैप कीजिए, आपको आपके क्लास के कंटेंट्स मिल जाते हैं। जैसे आपने सीबीएसई हिंदी मीडियम को टैप किया, आपके सभी क्लासेस ओपन होगी, क्लास को टैप किया, आपके सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो गए, और जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट को टैप करते हैं आपके सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं। आप अपने चैप्टर को ओपन करते हैं तो इसी एक ही फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है भाई। टैप करेंगे, आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से प्ले होता है जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहां पे सब कुछ सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपको मिलता है भाई। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।